क्या आपको पता है भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जो कि एक लिखित संविधान है। क्या आपने कभी सोचा है मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव, प्रधानमंत्री और नागरिकों के मूल अधिकार और ये व्यवस्थाएं किस एक किताब पर चलती हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट मास्टर क्लास है। इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान को शुरू से लेकर अंत तक एक आसान भाषा में समझेंगे। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट और या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। इस वीडियो के बाद आपको अन्य किसी वीडियो को देखने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो में संविधान को आसानी से समझ पाएंगे। इसमें हम भाग 1 से भाग 22 तक, जिसमें सभी अनुच्छेदों को हम सही तरीके से और आसान भाषा में आपको समझाएंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको संविधान का हर भाग और उसमें उपस्थित हर अनुच्छेद याद हो जाए तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम बीच बीच में कुछ फैक्ट्स भी आपको ज़रूर बताएंगे जो उन अनुच्छेदों से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान की, जिसमें भाग 1 से भाग 22 तक के हम जिसमें उपस्थित सभी अनुच्छेद के बारे में आपको बताएंगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है और क्या क्या प्रावधान है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, राज्य, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3, राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। अब भाग 2, नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 होंगे। तो अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 8, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर स्थिति क्या होगी। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद की नागरिकता संबंधी शक्ति अनुच्छेद 11 में निहित होगी। भाग 3, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा होगी। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून। अब भाग 14 से समानता के अधिकार शुरू हो जाएंगे। तो भाग 14, अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध, चाहे वो लिंग हो, जाति हो, धर्म हो। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत होगा। जो अस्पृश्यता का अंत है ये अनुच्छेद 17 में है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, जिसमें हम जो पहले उपाधियाँ दी जाती थी, जो अंग्रेज देकर जाते थे, वो उनका अंत हो जाएगा। जो सरकार के द्वारा दी जाती है उनका नहीं होगा। और जितने भी मेडल्स वगैरह मिलते हैं वो सब अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही मिलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक हैं। तो अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता के अधिकार होंगे। अनुच्छेद 20, अपराधों के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। और नेक्स्ट जो होगा उसका होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 इसमें होंगे। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और बेगार का निषेध होगा। अनुच्छेद 24, बाल श्रम का निषेध, जिसमें छोटे बच्चों के द्वारा जो बाल श्रम किया जाता है उसका निषेध होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी धर्म के प्रचार हेतु कर न देना। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30,
शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा अल्पसंख्यक लोगों को। अनुच्छेद 31A कुछ कानूनों की सुरक्षा। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची के कानूनों की सुरक्षा। अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता। अनुच्छेद 32 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भीमराव अम्बेडकर जी ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के अधिकारों में परिवर्तन, मार्शल लॉ के अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 संसद की विधि बनाने की शक्ति। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा होगी। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। अनुच्छेद 38 सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। अनुच्छेद 39 राज्य की नीति के सिद्धांत। दोस्तों आपको पता ही है, भाग 4 जो लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 39A की, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य दशाएं और प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 43B है सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों की देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 47 पोषण और जन स्वास्थ्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका में आपसी संबंध। भाग 4A मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 51A का संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अनुच्छेद ख स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का पालन करना। अनुच्छेद 51 भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अनुच्छेद 51A देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना। अनुच्छेद 51A सभी भारतीयों में समरसता और भाईचारे की भावना बढ़ाना तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। अनुच्छेद 51A भारत की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। अनुच्छेद 51A प्राकृतिक पर्यावरण, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना तथा जीव जंतुओं के प्रति दया रखना। अनुच्छेद 51A जिसमें हम बात करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। अनुच्छेद 51A सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। अनुच्छेद 51A व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 51A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसमें माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य होगा। जो भाग 4A है इससे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में। भाग 5 संघीय यूनियन कार्यपालिका अध्याय 1 कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति इसके अंतर्गत है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या क्या रहेगी। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि वो कितने वर्ष तक रहेगा, कितने उम्र तक रहेगा। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए क्या क्या पात्रता होंगी। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या होंगी। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन होगी, कौन दिलाएगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये कैसे होगा, कौन कौन इसमें सहभागिता निभाएगा।
अनुच्छेद 62 रिक्ति की स्थिति में चुनाव। इसमें संबंधित राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होगा तो उस समय क्या स्थिति होगी। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 रिक्ति की स्थिति में चुनाव। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि प्रदान करने की शक्ति जो राष्ट्रपति की होगी। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के संबंध में प्रावधान होंगे कि कौन कौन मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। अध्याय 2 संसद। अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 122 तक। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना हो। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना होगी। अनुच्छेद 82 जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यताओं की योग्यताएं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संदेश। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 91 सभापति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 92 सभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव। अब आएगा अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव। अनुच्छेद 97 वेतन और भत्ते जो अध्यक्ष हैं इनके वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय। अनुच्छेद 99 शपथ। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत होगा मतदान और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 का होगा सीट रिक्त होना, अगर कोई सीट रह जाती है तो उसको कैसे प्रावधान है उसके बारे में। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निर्भरताएँ। अनुच्छेद 103 निर्भरता संबंधी निर्णय। अनुच्छेद 104 ये दंड है, जो निर्भरताएँ हैं या जो अगर कुछ है तो उसमें दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 105 संसद की शक्तियाँ और विशेष अधिकार। अनुच्छेद 106 वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 विधेयकों की प्रस्तुति। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की। अनुच्छेद 109 धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा धन विधेयक जुड़ा होगा। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की अनुमति होगी धन विधेयक के लिए। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण एक साल में एक बार प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 113 अनुदानों की मांग होगी, किसको कौन सा कितना अनुदान दिया जाना चाहिए, इसमें मांग किस तरह की मांग की जाएगी और उसका क्या प्रावधान है वो इससे रिलेटेड होगा। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान आदि। अनुच्छेद 15 हो गया अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान और अनुच्छेद 16 हो गया आपका लेखा अनुदान आदि। अनुच्छेद 17 वित्त विधेयक। अनुच्छेद 118 संसद की प्रक्रिया संबंधित है। अनुच्छेद 119 वित्तीय कार्यों का विनियमन। अनुच्छेद 120 प्रयुक्त भाषा। अनुच्छेद 121 न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का प्रतिबंध। अनुच्छेद 122 संसदीय कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा का निषेध। अनुच्छेद
अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विषय अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक, जिसमें अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 4-5 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 मूल अधिकारिता। अनुच्छेद 132 अपील संबंधी अधिकारिता। अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में अपील। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में अपील। अनुच्छेद 134 ए अपील हेतु प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 संघीय न्यायालय की अधिकारिता। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति से अपील। अनुच्छेद 137 पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 138-39 कुछ रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 139 ए मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 अनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाह लेने की शक्ति। अनुच्छेद 144 सभी प्राधिकरणों का सहयोग। अनुच्छेद 144 से निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम होंगे। अनुच्छेद 146 अधिकारी और सेवक। अनुच्छेद 147 व्याख्या। अब बात करते हैं अध्याय 5 की, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 कर्तव्य और उसकी शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखों का प्रारूप। अनुच्छेद 151 लेखा प्रतिवेदन। अब भाग 6 राज्य द स्टेट। ये है आपका अनुच्छेद 152 से 237 तक। तो अध्याय 1 सामान्य। अनुच्छेद 152 में आपकी आएगी परिभाषा। अध्याय 2 राज्य की कार्यपालिका 153 से लेके 167 तक। तो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आएंगे राज्यपाल। तो अनुच्छेद 154 की होगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित होगा। अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने की योग्यताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पदों की शर्तें। राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शर्त। अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थितियाँ। अनुच्छेद 161 राज्यपाल द्वारा क्षमा आदि प्रदान करने की शक्ति। अनुच्छेद 172 कार्यपालिका शक्ति की सीमा। अनुच्छेद 163 मंत्री परिषद होगी इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 165 महाअधिवक्ता होगा राज्य का। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन होगा। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। बात करते हैं अध्याय 3 की राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का सृजन या समाप्ति। ये बात कर रहे हैं हम राज्य विधानमंडल की संरचना की, जिसमें अनुच्छेद आपका 168 से 212 रहेगा। तो इसमें अनुच्छेद 169 है विधान परिषद का सृजन या समाप्ति। अब बात करते हैं अनुच्छेद 170 की विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 होगा आपका विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 173 सदस्यता के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का अभिभाषण और संदेश भेजने का तरीका। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का
विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 77 राज्यपाल और अधिवक्ता मंत्री और अधिवक्ताओं के बीच में संबंध। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 189 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यभार। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के समय प्रतिबंध। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 184 सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 185 सभापति या उपसभापति को हटाने के प्रस्ताव के समय प्रतिबंध। अनुच्छेद 179 मतदान और गणपूर्ति और रिक्तियाँ। अनुच्छेद 190 स्थान रिक्त होना। अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निरर्थाएँ। अनुच्छेद 192 निरर्थाएँ से संबंधित निर्णय। अनुच्छेद 193 शपथ लिए बिना बैठने का या मतदान करने का दंड। अनुच्छेद 194 सदनों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 196 विधेयकों की प्रस्तुति और पारित किया जाना। अनुच्छेद 197 साधारण विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियाँ। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयकों का संरक्षण। अवायव वित्तीय विषय। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। अनुच्छेद 203 अनुदानों की मांग। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्ययता अनुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। सामान्य प्रक्रिया। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 वित्तीय कार्यों के विनियम। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा। अनुच्छेद 211 न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का प्रतिबंध। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच। अध्याय 5 उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 से 231। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 218 सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। अनुच्छेद 219 न्यायाधीशों द्वारा शपथ। अनुच्छेद 219 न्यायाधीशों द्वारा शपथ। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद वकालत पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद 225। अनुच्छेद 224 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण। अनुच्छेद 228 भी निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक। अनुच्छेद 230 संघ राज्य क्षेत्रों पर अधिकारिता का विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 232 निरस्त हो चुका है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों तथा उनके निर्णयों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 234 जिला न्यायाधीशों से भिन्न न्यायिक सेवा में भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण। अनुच्छेद 236 निर्वाचन जिला न्यायाधीश एवं न्यायिक सेवा की परिभाषा। अनुच्छेद 237 इस अध्याय के उपबंधों कुछ श्रेणी के मजिस्ट्रेटों पर लागू होना।
अनुच्छेद 238 निरस्त हो चुका है। संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है। अनुच्छेद 233 ए के तहत जिला न्यायाधीशों की कुछ नियुक्तियां और उनके निर्णयों को वैध घोषित करता है। अनुच्छेद 234 उच्च अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग, पीएससी और उच्च न्यायालय करते हैं। अनुच्छेद 235 के अंदर महत्वपूर्ण तथ्य अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय का होता है। अनुच्छेद 236 में जिला न्यायाधीश और न्यायिक सेवा की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 237 राज्यपाल अधिसूचना द्वारा इन प्रावधानों को कुछ श्रेणी के मजिस्ट्रेटों पर लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 232 और 238 दोनों 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त किए जा चुके हैं। भाग 7 में अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया था 7वें संशोधन द्वारा 1956 में। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 से कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन होगा। अनुच्छेद 239 ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 239 ए बी संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में प्रावधान। अनुच्छेद 239 बी प्रशासक की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरस्त हो चुका है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब जो हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 242 निरस्त हो चुका है और जो अनुच्छेद 241 है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भाग 7 में केवल अनुच्छेद 238 था जिसे निरस्त किया जा चुका है। अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए बी विशेष रूप से दिल्ली से संबंधित है। ठीक है। अब भाग 9 पंचायतें। अनुच्छेद 243 में इसकी परिभाषा है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा लाया गया था। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 डी सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई पंचायतों की अवधि। अनुच्छेद 243 एफ संसद सदस्यों के लिए निरर्थाएँ। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 एच पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के लेखों की जांच। अनुच्छेद 243 के पंचायत चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अनुच्छेद 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। अनुच्छेद 243 एम नेक्स्ट अनुच्छेद 243 एम कुछ क्षेत्रों पर इस भाग का लागू न होना। अनुच्छेद 243 एन विद्यमान कानूनों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 ओ चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। भाग 9 के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा, पंचायतों से संबंधित विषय 11वीं अनुसूची में दिए गए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है पंचायतों में। इसके बाद पढ़ेंगे हम नगर पालिकाएँ। भाग 9 ए नगर पालिकाएँ। भाग 9 को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 पी अनुच्छेद 243 पी परिभाषाएँ। अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 एस वार्ड समितियों का गठन। अनुच्छेद 243 टी सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 यू न्यायपालिकाओं की अवधि। अनुच्छेद 243 वी सदस्यताओं के लिए निरर्थाएँ। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 एक्स कर लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 243 वाई वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखों की जांच। अनुच्छेद 243 जेड ए नगर पालिकाओं के चुनाव। अनुच्छेद 243 जेड बी संघ राज्य पर क्षेत्रों पर लागू होना। अनुच्छेद 243 जेड सी कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना। अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना समिति।
अनुच्छेद 243 जेड ई महानगर योजना समिति। अनुच्छेद 243 जेड एफ विद्यमान कानूनों और नगरपालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 जेड जी चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 9A के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। नगर पालिकाओं के विषय 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। पंचायती वाले 11वीं सूची में दिए गए थे। नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। नगर पालिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला ए नगर पंचायत, जिला नगर परिषद, नगर पालिका या नगर परिषद भी बोल सकते हैं इसे। नगर निगम सी नगर निगम। अब आते हैं भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से 244A। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244A असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त राज्य की स्थापना करना। अब आएंगे भाग 10 के महत्वपूर्ण तथ्य जो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 244 का संबंध 5वीं और 6ठी अनुसूची से है। 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 का संबंध 5वीं और 6ठी अनुसूची से है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244A के अंतर्गत संसद असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त राज्य बनाने की योजना बनाती है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 विधायी संबंध। अनुच्छेद 245 से 255। अब पहला अनुच्छेद है आपका 245। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों की विधि बनाने की विषय वस्तु। अनुच्छेद 246 विषय वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों की सहमति से संसद की विधि बनाने की शक्ति या समर्था। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के संबंध में आवश्यकताओं का प्रभाव। नेक्स्ट अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 256 से 263। अनुच्छेद 256 राज्यों का दायित्व और संघ की शक्तियाँ। अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257A को निरस्त किया जा चुका है। उसके बाद है अनुच्छेद 258 संघ के कार्य राज्यों को सौंपना। अनुच्छेद 258A राज्य के कार्य संघ को सौंपना। अनुच्छेद 259 निरस्त किया जा चुका है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में। अनुच्छेद 262 अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूर्ण मान्यता। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का निपटारा। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। भाग 11 के महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 246A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट शक्तियाँ देता है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों को बनाने की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी विवादों जैसे कावेरी विवाद से संबंधित है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद भी बनाई जाती है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300 अध्याय 1 वित्त अनुच्छेद 264 से 291 अनुच्छेद 264 में व्याख्या अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 266 भारत और राज्य की संचित निधियां और तथा लोक लेखें। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा लगाए गए और राज्य द्वारा संग्रहित शुल्क। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाए और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 अंतर्राज्यीय व्यापार पर जीएसटी का अधिरोपण और संग्रह। अनुच्छेद 270 संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण। अनुच्छेद 272 निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 273 कुछ राज्यों का अनुदान। अनुच्छेद 274 राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश। अनुच्छेद 275 संघ से राज्यों को अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसाय व्यापारों और नियोजनों पर कर। अनुच्छेद 277 विद्यमान करों का बना रहना। अनुच्छेद 278 निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना। अनुच्छेद 279 जीएसटी परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 281 अनुच्छेद 282 लोक प्रयोजनों के लिए व्यय। अनुच्छेद 283 निधियों जमा राशियों आदि की अभिरक्षा। अनुच्छेद 284 न्यायालयों का। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति करों से मुक्त होगी। अनुच्छेद 286 माल के क्रय विक्रय पर कर संबंधी प्रतिबंध। अनुच्छेद 287 बिजली पर कर से छूट। अनुच्छेद 288 जल और बिजली पर कर से छूट। अनुच्छेद 279 राज्यों की संपत्ति और आय पर संघ कर से छूट। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों का समायोजन। अनुच्छेद 290 देवश्रम निधियों को वार्षिक भुगतान। अनुच्छेद 291 निरस्त हो चुका है। अध्याय 2 अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार। अनुच्छेद 294 संपत्ति परिसंपत्ति अधिकारों और दायित्वों का अधिकार। अनुच्छेद 295 अन्य मामलों में उत्तराधिकार। अनुच्छेद 296 स्वामी विहीन संपत्ति। अनुच्छेद 297 समुद्र महाद्वीपीय शेल्फ और विशेष आर्थिक क्षेत्र की संपत्ति। अनुच्छेद 298 व्यापार और कारोबार करने की शक्ति। अनुच्छेद 299 इसमें क्या होगा सरकारी संविदाएं। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियाँ। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भाग 12 के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इन अनुच्छेदों से लिए गई हैं। अनुच्छेद 265 बिना कानून के कोई कर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि लोक सेवक लेखा और अक्षमता निधि का प्रावधान। अनुच्छेद 269 और 279 को 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा जोड़ा गया जो जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। जीएसटी वाला यही संविधान है संशोधन है। अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी परिषद का गठन हुआ। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है जिसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 300 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। यह पहले मौलिक अधिकार था लेकिन बाद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 297 समुद्री संपदा और विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ से संबंधित है। भाग 12 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार व्यय कर। अनुच्छेद 301 से 307 तक है जिसमें अनुच्छेद 301 भारत के राज्य क्षेत्र
व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 संसद की व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 304 राज्यों की व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 305 भी आगे है, विद्यमान कानूनों और राज्य के अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 306 निरस्त किया जा चुका है। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति। अनुभाग 13 के महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 301 भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 302 के अंतर्गत संसद जनहित में व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 303 संसद और राज्यों को किसी एक राज्य के पक्ष में भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 304 के अनुसार राज्य राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से व्यापार कर सकता है। अनुच्छेद 306 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 307 के अंतर्गत संसद एक प्राधिकरण गठित कर सकती है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अध्याय 1 सेवाएं 308 से 323 तक। अनुच्छेद 308 में इसकी व्याख्या है सेवाएं की। अनुच्छेद 309 जिसके अंतर्गत है संघ और राज्यों की सेवाओं में भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 प्रसाद प्रयत्न पद धारण करना यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को पद से हटाने, बर्खास्त करने या पदोन्नत करने के संबंध में सुरक्षा। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। अनुच्छेद 312 कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 314 निरस्त किया जा चुका है। अनुच्छेद अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 319 पद छोड़ने के बाद अन्य पदों के लिए निषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। भाग 14 के महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1 अनुच्छेद 310 प्रसाद प्रेस सिद्धांत। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पद धारण कर सकते हैं। यह सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नंबर 2 अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को सुरक्षा प्रदान करना। किसी सरकारी कर्मचारी को बिना उचित जांच के पद से नहीं हटाया जा सकता। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। नंबर 3 अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय व्यवस्था बनाई जाती है। वर्तमान अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा IFS। नंबर 4 अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है लोक सेवा आयोग। संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग SPSC बनाया गया है। अनुच्छेद 316 UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु UPSC के लिए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु राज्य के लिए। नंबर 6 अनुच्छेद 3 भाग 15 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव। अनुच्छेद 327 संसद की चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति।
अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 329 ए निरस्त किया जा चुका है। अनुच्छेद भाग 15 के महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 324 इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। भारत में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। वर्तमान में मतदान की आयु 18 वर्ष है। मतदान की आयु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। अनुच्छेद 327-28 में संसद तथा राज्य विधानमंडल चुनाव संबंधी कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 329 चुनाव प्रक्रिया शुरू होने या चुनाव पूरा होने के बाद चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 329 ए यह भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन 2020 के बाद समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जो किया गया है वो अनुच्छेद 332 के अंतर्गत किया गया है। अब इसके बाद अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभाओं में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 34 आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की अवधि के संबंध में है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे से संबंधित है। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 337 एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए शैक्षणिक अनुदान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के संबंध में आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों का निर्धारण। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों का निर्धारण। अनुच्छेद 342 ए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का निर्धारण। भाग 16 के महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 330 और 332 से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों SC और ST से संबंधित हैं। अनुच्छेद 331 और 33 पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नामित कर सकते थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 334 है उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं SC ST के लिए आरक्षण की अवधि समय समय पर बढ़ाई गई। वर्तमान में यह व्यवस्था 2030 तक बढ़ाई जा चुकी है जो आरक्षण की है। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में SC ST के दावों पर विचार करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 338 ए 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 बी और 342 ए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़े गए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग इसी अनुच्छेद के अंतर्गत गठित किए गए थे। अनुच्छेद 341 और 42 राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद 342 ए सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से। अब आ जाओ भाग 17 राजभाषा। अध्याय 1 संघ की भाषा।
अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा होगी इसमें। अनुच्छेद 344 राज्यसभा के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाएगा। इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, अनुच्छेद 343 से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनुच्छेद 343 में के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंक पद्धति पर होगा। संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी गई थी। राज्य भाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 से 347 तक। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 राज्यों के बीच तथा राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य विधानमंडल अपने राज्य की राजभाषा निर्धारित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भाषा को राज्य के भीतर आधिकारिक मान्यता देने का आदेश दे सकते हैं। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय आदि की भाषा। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय तथा विधेयकों आदि की भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी कुछ विधियों के अधिनियम की विशेष प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही सामान्यतः अंग्रेजी में होती है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी या अन्य भाषाओं के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। अध्याय 4 विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन देने की भाषा। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। भाग 17 के महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 350 के अनुसार राज्यों का कर्तव्य है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों का अनुच्छेद 350 बी के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाए। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार से संबंधित है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भाग 18 आपात संबंध से। अनुच्छेद 352 से 360 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। अनुच्छेद 353 आपातकाल की घोषणा प्रभाव। अनुच्छेद 354 राजस्व वितरण संबंधी प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 355 बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 359 ए निरस्त किया जा चुका है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात जिसे फाइनेंस आपात बोलते हैं। अनुच्छेद भाग 18 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 यह युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। अब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे संसद की स्वीकृति 2 महीने के भीतर प्राप्त करनी होती है। एक बार में इसकी अवधि 6 महीने होती है। अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के अधिकार निलंबित हो सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन के बाद यह केवल युद्ध और बाहरी आक्रमणों की स्थिति में लागू होता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। 5 वित्तीय आपात अनुच्छेद 360
भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होने। भारत में आपातकाल 1962 में, चीन भारत युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपात, 1975 से 1977 में आंतरिक आपात, जिसे बाद में 44वें संशोधन 1978 द्वारा बना कर दिया था। भाग 19 प्रकीर्णन। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राज्य प्रमुखों का संरक्षण होगा। भाग 19 में अनुच्छेद 361 के तहत अनुच्छेद 361 संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 लाभ के राजनीतिक पद धारण करने वाले सदस्यों की निरर्हता। अनुच्छेद 362 निरस्त किया जा चुका है। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 भारतीय रियासतों के शासकों की मान्यता की समाप्ति तथा प्रिवी पर्स का 363 के अंतर्गत। अनुच्छेद 364 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ के निर्देशों का पालन न करने का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। अनुच्छेद 367 निर्वचन इंटरप्रिटेशन। संविधान 20 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है। भाग 20 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जिसमें अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। कुछ संशोधनों के लिए कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए होते हैं। आदि संविधान संशोधन के प्रकार: साधारण बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत से संशोधन। उदाहरण: राष्ट्रपति का चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संघ, 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 368। महत्वपूर्ण तथ्य: 42वां संविधान संशोधन 1976 और जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आपातकाल से जुड़े प्रावधान में बदलाव किया गया। 101वें संविधान संशोधन द्वारा GST लागू किया गया। 2016 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए, EWS के बच्चों के लिए 10% का आरक्षण निर्धारित किया गया था। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 कुछ विषयों के संबंध में राज्य सूची पर संसद की अस्थायी विधि निर्माण शक्ति। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 वर्तमान कानूनों का लागू हो रहना। अनुच्छेद 372 कानूनों को अनुकूलित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 374 संघीय न्यायालय, न्यायिक समिति आदि के संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 375 न्यायालयों और अधिकारियों का कार्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 377 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान।
अनुच्छेद 379 से 91 निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब आएगा आपके जो आएगा भाग 22। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत। अनुच्छेद 393 से 395। तो अनुच्छेद 393 संविधान का संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 संविधान का प्रारंभ। अनुच्छेद 394 ए हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। अनुच्छेद 300 भाग 22 के महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब जो अनुच्छेद 394 ए में है वो है कि 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 394 ए 58वें हिंदी में संविधान के प्राधिकृत पाठ को मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 395 इस अनुच्छेद द्वारा दो महत्वपूर्ण कानून निरस्त किए गए। भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निरस्त किया गया। अतिरिक्त तथ्य इस प्रकार है कि भारत के संविधान में वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और लगभग 470 अनुच्छेद हैं। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह लागू हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। आपने भारतीय संविधान के वीडियो की कंप्लीट कर ली है ये जर्नी, और अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही एग्ज़ाम नोट्स, मास्टर क्लासेस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्दी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद एंड जय हिंद।